One second. Okay, I'm sharing my screen regarding today's lecture. Uh, is this screen is visible to you? PowerPoint slides. Yes, sir. Okay, so let's start. It's lecture number 13, and today we'll be dealing human sensing behavior and errors regarding the maintenance. So human sensor capabilities, general human behaviors while maintenance work, what are human errors, and then we will study about inventory, type of inventory and inventory management. Let's start with human sensory capabilities. As you know that in maintainability work, there is a need for understanding of human sensory capacities as they apply to areas such as part identification, noise, and color codings. The five major senses possessed by humans are sight, taste, smell, touch, and hearing. Human can sense items such as pressure, vibration, temperature, linear motion, and acceleration. Three of these sensors will be discussed below. आप लोगों को जैसे पता है कि मेंटेनेंस वर्क में जो है वो ह्यूमन सेंसरी कैपेसिटी भी अप्लाई होती है। जैसे आप आंखों से देखते हो तो आप पार्ट आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है ना, अगर नॉइज है तो उस नॉइज को सुनना और कहाँ से वो नॉइज आ रही है, कलर कोडिंग्स वगैरह, तो ये सारी ह्यूमन सेंसरी कैपेबिलिटीज जो है वो मेंटेनेबिलिटी वर्क में इंक्लूड है। मुख्तलिफ सेंसेस हैं दैट आर पोजेस्ड बाय ह्यूमंस, जिसमें साइट है, टेस्ट है, स्मेल है, टच एंड हेयरिंग है। बट चूंकि मेंटेनेंस है तो इसमें हम जो है वो साइट, टच और हेयरिंग जो है इसको आगे फर्दर स्लाइड्स में डिस्क्राइब करेंगे। और आपको ये भी पता है कि ये सेंस जो है ह्यूमन जो है मुख्तलिफ वाइब्रेशन को भी सेंस कर सकते हैं, प्रेशर को भी सेंस कर सकते हैं, इवन दे कैन टेम्परेचर, लीनियर मोशन अगर हो, अगर आप लीनियर मोशन कर रहे हैं तो आप सेंस कर सकते हैं। अगर आप रोटेटरी मोशन कर रहे हैं तो वो भी आपको पता चलता है कि रोटेटरी है। लेट्स से कहीं पे एक्सेलरेशन आ जाती है, कहीं पे शॉक आ जाती है, ठीक है ना। चूंकि एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू दैट यू ऑब्जर्व अ सर्टन शॉक, ठीक है, जिसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सो ये सारी जो है ह्यूमन सेंसर कैपेबिलिटी की वजह से पॉसिबल है दैट यू कैन सेंस ऑल दिस पैरामीटर्स, प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So first we will discuss touch. These complements means the complement meaning of complement is balance. This sense balance human ability to interpret visual and auditory stimuli. जिस तरह आप देख के और सुन के चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो टच के ज़रिए भी जो है वो आप चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है टच सेंस जो है ये भी बैलेंस प्रोवाइड करता है ह्यूमन को, कि आप आंखों और सुनने के अलावा अलावा आप अपने सेंस ऑफ टच को भी यूज करते हुए चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। इन मेंटेनेबिलिटी वर्क द टच सेंसर में बी यूज टू रिलीव आइज एंड ears of part of the load। और इस ड्यू टू दिस सेंस जो है वो आप अपनी आंखों को और जो कान है जो सुनने के जो लिए हैं, ठीक है ना, उसको आप रिलीव करते हो, एक किस्म का आप उसको थोड़ा रिलीव कर देते हो ताकि आपकी आंखें और कान ज़्यादा ना यूज़ हो, और यू कैन बाय यूजिंग sense of touch you can able to perform your work. For example, its application could be recognition of control knob shape with or without using other sensors। ठीक है ना। जिस तरह अगर आप देखते हैं कि आपके मशीन के नॉब्स हैं, तो आप अगर ना भी देखें तो आप उनको टच करते हुए आपको पता चल सकता है कि ये नॉब है और इसको हमने इस तरह रोटेट करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इसके साथ क्या करना है। बिकॉज यू आर फेमिलियर व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर मशीन्स, ठीक है ना। सो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कि ये नॉब है, आपने देखा होता है कि इस नॉब की ये शेप है, तो जब आप उसको ना भी देखें तो आप हाथ से जो है उसको महसूस कर सकते हैं कि ये नॉब फलाने
पर्पस के लिए है, ये फलाने पर्पस के लिए। सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू रिलीव योर आईज। The use of touch sensor in technical work is not new. It has been used for many centuries by craft worker for detecting surface irregularity and roughness. और ये जो sense of touch है, that is also used to determine the surface irregularity और roughness। ठीक है, ये पहले से ही आप जब भी कोई चीज किसी सरफेस की रेगुलरिटी को देखते हो तो सबसे पहले आप उसको सेंस ऑफ टच या हाथ से उसको देखते हो कि कितनी उसमें रेगुलरिटीज हैं ये सरफेस में। So that can be observed by using sense of touch. Furthermore, the detection accuracy of surface irregularity dramatically improve when the worker moves an intermediate piece of paper or thin cloth over the subject of the object surface rather than simply by using his or her bare fingers। अच्छा, जितनी आप अगर सरफेस के ऊपर कोई थिन क्लॉथ या कोई पीस ऑफ पेपर रख के उसको मूव करें तो जो डिटेक्शन एक्यूरेसी है सरफेस रेगुलरिटी की वो इम्प्रूव होती है, बजाय कि आप अपने हाथ से या फिंगर से जो है उसको टच करें। ठीक है ना, क्योंकि आप फिंगर से तो उसको टच कर लेते हैं, हाथ से उसको तो आपको ऊपर की जो मेजर इरेगुलरिटीज हैं वो तो आपको फाइंड हो जाती हैं। बट व्हेन यू यूज क्लॉथ्स एंड और थिन पेपर, ठीक है ना, तो उससे आपको उसकी जो सरफेस इरेगुलरिटीज हैं उसकी डिटेक्शन करने में और भी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती है। द सेकंड थिंग इज साइट। दिस इज अनदर सेंसर दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेबिलिटी वर्क। As you know that sight is stimulated by electromagnetic radiation of certain wavelength, often known as visible segment of electromagnetic spectrum। क्योंकि ये जो साइट है ये सर्टन लाइट ऑफ रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती हैं और ये विजिबल होती हैं। ठीक है ना, और इस लाइट की वजह से जो है वी कैन वॉच द थिंग्स एंड वी कैन स्टिमुलेट सेंस ऑफ साइट। In daylight, human eye is very sensitive to greenish yellow light as it sees different from different angle। ग्रीनिश येलो लाइट जो है वो ह्यूमन आईज के लिए काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और ये आप अगर ग्रीनिश या येलो लाइट को डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट साइड से देखें आईज के तो आपको जो है वो थोड़ा उसकी उसमें चेंजेस नज़र आएंगे इंटेंसिटी में। ठीक है, जिस तरह हम अक्सर देखते हैं चीज़ों को थोड़ा इस तरह आंख बंद करके या थोड़ा तिरछी नज़र से, तो वो हमें कलर्स में थोड़ी डिफ्रेंशिएट नज़र आती है या डिफरेंसेस नज़र आती हैं। Some important factor concerning the color with respect to human eyes are as follow। Normally the eye can perceive all color when looking straight ahead। That is simple। However, with an increase in viewing angle, color perception decrease सिग्निफिकेंटली। लेकिन जब आप उसी कलर्स को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं या थोड़ा साइड चेंज करके या थोड़ी एंगल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वही कलर आपको तो इसकी इंटेंसिटी में कमी ज्यादा आती है। इन पुअर लिट एरियाज आर एट नाइट इट मे बी पॉसिबल टू डिटरमाइन द कलर ऑफ स्मॉल पॉइंट source of light। For example, a small warning light at a distance, in fact, the light color will be appear to white। Although अगर एक कोई भी एक कलर हो जो कि ऐसे एरिया में जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कम हो या अंधेरा हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर आपको एक सोर्स ऑफ लाइट भी हो, although लाइट की कलर मुख्तलिफ हो सकती है, येलोइश भी हो सकती है, बट अगर आप एक सर्टन डिस्टेंस से उसको देखें तो वो वाइट अपेयर होती है। जिस तरह आप अगर देखें तो ये अक्सर बिजली की स्पार्किंग होती है ये खंभों पे या जो ट्रांसफार्मर के गिर तो दैट इज स्मॉल और लाइट्स होती हैं। ठीक है ना, वो स्पार्किंग की वजह से तो वो अक्सर हमें ड्यू टू हाई रेडिएशन या मतलब जो उसकी वेवलेंथ की वजह से जो है हमें वाइट अपेयर दिखती हैं। The color reversal phenomena may occur when one staring, for example, ये कलर रिवर्सल फिनोमेना है। जिस तरह अगर आप देखें तो कुछ आफ्टर इमेज पिक्चर्स होती हैं कि वो अक्सर लोग फेसबुक पे भी शेयर करते हैं कि उसको अगर हम गौर से देखें, ठीक है ना, तो एक टाइम गौर से देखने के बाद जो है उसमें एक सर्टन मैसेज जाता है ब्रेन को और वो कलर रिवर्सल फिनोमेना होता है। अगर आप देखें तो अक्सर पिक्चर्स में दी होती है कि इसमें कोई चीज है वो ढूंढे, तो आप उसको गौर से देखते हैं, आफ्टर कुछ सेकंड के बाद जो है वो आपको वो पिक्चर जो उसके अंदर छुपी होती है या वो कलर्स जो होते हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है ना, तो आपको वो पिक्चर विजिबल हो जाती है। या अगर आप उसको गौर से देखते हैं और फिर आंख बंद करते हैं तो उसकी इमेज मुख्तलिफ कलर में बनती है। सो दैट इज कलर रिवर्सल फिनोमेना। पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये साइट और टच और हेयरिंग का, कि इसके भी फैक्टर्स जो है वो मेंटेनेबिलिटी में है। अब आपके ऐसे एरियाज जहाँ पे आपने कलर कोडिंग की हुई है, ठीक है ना, और वो कलर कोडिंग ऐसा बंदा जो कि जिसकी आंखों में मसला है या कलर ब्लाइंड है, तो वो जो है उस एरिया में अगर उसको आप काम पे लगा दें तो आपका काम ठीक करने की बजाय और भी बिगड़ेगा, एज वेल एज उसे सेफ्टी के लिहाज से भी डेंजरस होगा कि कहीं पे वो कलर कोडिंग कुछ इंटरप्रेट वो नहीं कर सकेगा। और इस अगर वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता तो वो फिर आगे फर्दर कोई एक्शन या जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ना वो डिसीजन ले सकता है कि क्या, क्योंकि ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कलर। सही है। So some useful guideline for designer and other are to choose color in such a way that color weak people do not get confused. Use red light filter with a wavelength greater than 6500 angstrom and avoid placing them too much reliance on color where critical works are performed by fatigue personnel. और अगर ऐसी जगह जहाँ पे क्रिटिकल टास्क हो रहे हैं और वहाँ आपने कलर कोडिंग की हुई है, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि इन कलर्स को ना यूज करें। अगर आप यूज भी करते हैं तो ऐसे फेटिक पर्सनल्स को वहाँ पे ना एम्प्लॉय करें जो कि कलर वीक पीपल हों। हेयरिंग, this sensor can also be important factor in maintainability work, as excessive noise may lead to problems including reduction in workers' efficiency, adverse effect on tasks, need for intense concentration or high degree of muscular coordination, and loss in hearing if exposed to high for a long period. अ, अगर किसी जगह आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट भी जो है वो वर्कर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पे और उस टास्क पे पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़्यादा अगर आप उसको एक्सपोज करेंगे दैट नॉइस, ठीक है ना, तो वो आपके काम को मुतासर करेगा। सो ये एक ह्यूमन सेंसर कैपेबिलिटी है दैट आल्सो affect your maintenance work, and you must consider these factors while designing your maintainability work. In order to reduce the effect of noise, some guidelines are there given below. The first one is कि ये है कि आप अपने जो है मेंटेनेंस पर्सनल को प्रोडक्टिव डिवाइस इशू करें, जो जैसे कि आपके पास मफलर्स हो गए या अदर डिवाइस दैट आर यूज टू रिड्यूस द नॉइस, ठीक है ना। तो आप अपने मेंटेनेंस पर्सनल को प्रोडक्टिव डिवाइसेस इशू करें और अपने जो इक्विपमेंट्स में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जैसे कि इकोस्टिकल डिज़ाइन, अप्रोप्रिएट इकोस्टिकल डिज़ाइन हो, मफलर्स हो या अदर साउंड प्रूफिंग डिवाइसेस उस एरिया में जहाँ पे मेंटेनेंस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि वो बंदा वो ज़्यादा नहीं होगा, थकेगा नहीं, उसके कान मेंटल प्रॉब्लम उसे नहीं होगी। जब वो मेंटली फिट होगा तो वो अपना काम परफॉर्म कर सकेगा। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इंटर्नशिप्स की होंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, किसी ने एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में, एचएमसी में या इस तरह की दूसरी इदारों में, जहाँ पे अगर आप देखें तो फैब्रिकेशन शॉप्स होती हैं जहाँ पे प्लेट की कटिंग होती है, वेल्डिंग होती है और हैमर्स और बाकायदा शीट मेटल वर्किंग, तो वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेट से एक बंदा है वो उसका काम है हथौड़े से चीज़ों को करना, या मशीन्स हैं वो बड़ी बड़ी प्लेटों को पंच कर रही है, या आपके पास हैमर्स हैं, फोर्जिंग हो रही है, तो उस उधर हर वक्त जो है वो नॉइज होगी। तो इस तरह का बंदा अगर फॉर लॉन्ग टाइम एक्सपोज रहे इस नॉइज को, तो उसमें काफ़ी सारी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो ये तो जस्ट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से था। अगर इसी एरिया में अगर आप मेंटेनेंस के लिए भी जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपको इनकाउंटर होते हैं, तो इससे आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है, और जब हेल्थ पे असर पड़ेगा तो जाहिर है वो आपके काम को भी इफेक्ट करेगा। कीप नॉइस लेवल बिलो 85 डेसिबल इन एरिया वेयर प्रेजेंस ऑफ मेंटेनेंस वर्क इज नेसेसरी, ये रिकमेंडेड है। और अगर आप का ऐसा एरिया जहाँ पे 150 डेसिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, सो यू हैव टू बी प्रोटेक्ट दैट एरिया। यू विल नॉट सेंड द रिपेयर पर्सनल देयर unprotected. So
better you have to provide all the safety equipments for during their work. ये कुछ थी तीन सेंसेस के बारे में. नाउ जनरल बिहेवियर, इसमें इस स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ जनरल बिहेवियर है जो कि आप लोगों को भी पता है. जब आप ये पढ़ेंगे तो आप जाहिर है इसके साथ एग्री करेंगे कि देर आर मैनी ह्यूमन बिहेवियर्स एंड मेड कंक्लूजन अबाउट मैनी जनरल टिपिकल एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर. The knowledge of such behavior can be quite useful in maintainability work directly and indirectly. पहला क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट ये है, पीपल गेट इजीली कंफ्यूज्ड विद अनफेमिलियर थिंग्स. मतलब एक चीज है जो कि अनफेमिलियर है तुझे, उसको देखते हुए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें. जो कि उसने ऐसा काम, ऐसी चीज जो उसने पहले ना देखा हो, तो वो नॉर्मल हमारा बिहेवियर ही होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें. लेट्स से अगर कोई आपको एक ऐसा टास्क क्लास में दिया जाए दैट यू आर नॉट फेमिलियर एंड यू आर आस्क्ड टू डू दैट, ठीक है ना, तो सबसे पहले झिझक हम में आती है, हम कंफ्यूज होते हैं, करें ना करें, अजीब से जहन में क्वेश्चंस आते हैं. तो ये पहला पॉइंट है कि पीपल आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं विद अनफेमिलियर थिंग्स. द सेकंड वन इज पीपल बिकम complacent, means unworried and less care after successfully handling hazard items over lengthy period. एक बंदा है हमारे यहाँ, तो ये आप लोगों को पता होगा कि एक बंदा है जो कि खतरों से खेलता रहता है, ठीक है ना, खतरनाक काम करता रहता है. तो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो बिल्कुल बेहतियाती करना शुरू कर देता है, लेस केयर हो जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किए होते हैं. तो ये हम लोगों में भी ये एक खसूसियत है कि वी बिकम अनवरीड एंड लेस केयरफुल आफ्टर सक्सेसफुल हैंडलिंग हैजर्ड्स. और उस पर हम फख्र करते हैं कि यार मैंने इतने मुश्किल मुश्किल काम जो है वो किए हैं, तो मेरे लिए ये काम भी कोई इतना मुश्किल नहीं है. अपने आप को चैंपियन समझने लगते हैं, ठीक है ना. पीपल हैव टेंडेंसी टू यूज देयर हैंड फॉर एग्जामिनिंग और टेस्टिंग. मोस्टली हम लोग करते भी इस तरह है कि अगर कोई टेस्टिंग करनी हो तो हम अपने हाथ से, या किसी चीज़ को एग्जाम करना हो तो डायरेक्ट अपने हाथ से. अगर आपने देखो कोई सेफ्टी कोई चीज़ें यूज़ नहीं करते, ठीक है ना, डायरेक्ट हाथ से जो है उसकी टेस्टिंग भी करने लगते हैं और उसको एग्जाम भी करने लगते हैं विदाउट यूजिंग प्रॉपर personal protection equipments. People have tendency to use their hands for examining or testing. People usually overestimate short distance. हम क्या करते हैं, हम short distance को overestimate करते हैं, misjudge करते हैं एक किस्म का कि माना बस खैर थोड़ा और आप जाएं, आगे आगे जाएं, हमने कोई भी मतलब कुछ भी सडन एक्सीडेंट हो सकता है, हम उसको misjudge करते हैं. और जब लॉन्ग डिस्टेंस हो तो उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. हम कहते हैं यार ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, अपना काम करो, लॉन्ग डिस्टेंस है. बट एक्सीडेंट कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है, इसका कुछ नहीं पता चलता. तो ये हम लोग की आदत है कि हम अपनी शॉर्ट डिस्टेंस को मिसजज करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को टू लाइट लेते हैं. People are too impatient to take appropriate amount of time for observing precautions. एक मसला हम लोगों में जनरल ह्यूमन बिहेवियर ये है कि हम हम बेसब्री का मुजाहरा करते हैं. हम प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं कंज्यूम करते कि क्या क्या हमने प्रिकॉशंस लेनी है, कौन कौन सी सेफ्टी मेजरमेंट लेनी है. हम बस जल्दी काम पे कूद पड़ते हैं कि ये काम है, कोई हम प्रॉपर प्लानिंग या चीज़ें नहीं डिफाइन करते कि हमने ये काम किस तरीके से करना है, किस सेफ प्रोसीजर से करना है. नहीं, काम है तो बस हम कूद पड़ते हैं विद इम्पेशेंट. People expect electrical switches to move up or to the right for turning off power. नॉर्मली पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि स्विच को ऊपर करने से या राइट साइड पे करने से पावर ऑन होता है. ज़रूरी नहीं है हम लोग इस तरह करें. दैट डिपेंड ऑन द सिनेरियो. पीपल हैव बिकम accustomed to certain color meanings. हमें हम आम तौर पे यूज टू है सर्टन कलर्स की, रेड कलर जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डेंजर जोन, ठीक है ना. ग्रीन कलर सिग्नल देता है कि सेफ जोन. तो इन कुछ चीज़ों कलर से हम यूज टू हैं. पीपल रीड इंस्ट्रक्शन एंड लेबल्स इनकरेक्टली. अच्छा, लोग जो है वो इंस्ट्रक्शंस और लेबल्स को इनकरेक्टली रीड करते हैं और सब के सब को इकट्ठा ही परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकायदा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते सही तरीके से, तो फिर वो काम भी जो है वो
ठीक तरीके से नहीं कर पाते, बस रेंडमली सबके सब काम इकट्ठे। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें कि लेट से एक टास्क है, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि सबसे पहले आप मशीन को टर्न ऑफ करें, फिर आप उसको फलाने पोर्शन को ओपन करें वगैरह वगैरह, तो हम इंस्ट्रक्शन को बगैर पढ़े या ना समझे हुए हम काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसको सबको सबके मुख्तलिफ जब प्रॉब्लम्स इनकाउंटर आती है तो उसको हम इकट्ठे ही हल करने की कोशिश करते हैं। इन इमरजेंसी पीपल नॉर्मली रिस्पॉन्ड इरेशनली या इलॉजिकली, हम कह सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है कि इमरजेंसी के दौरान जहन काम नहीं करता और हम ऐसी चीज़ें भी कर जाते हैं कि जो इलॉजिकल हो, क्योंकि वो इमरजेंसी होती है, उस वक्त बंदे का दिमाग काम नहीं करता। पीपल ऑफन एस्टिमेट स्पीड और क्लियरेंस पुअरली, अपनी स्पीड ऑफ वर्क या जो क्लियरेंस है कि जो कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रीन सिग्नल लेना है टू परफॉर्म द वर्क, उसको भी एस्टिमेट ठीक तरीके से नहीं करते। ठीक है ना। पीपल अटेंशन इज ड्रॉन टू आइटम सच एज लाउड नोसेस, फ्लैशिंग लाइट्स, ब्राइट एंड विविड कलर्स एंड ब्राइट लाइट्स। ठीक है ना। हम आमतौर पे जब काम कर रहे होते हैं तो हमारा ज्यादातर ध्यान शोर की तरफ होता है, लाइट्स की तरफ होता है, और जो वाजे कलर नजर आ रहे हैं उसकी तरफ हमारी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। पीपल फेल टू रीचेक देयर वर्क फॉर एरर आफ्टर परफॉर्मिंग इन प्रोसीजर। अच्छा, एक काम ही होता है कि अपने काम को प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद हम एरर को रीचेक करने के लिए रीचेक नहीं करते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है ये काम हो गया। अक्सर लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं वो आपको रिपेयर का काम कर लेते हैं, आप उसको कहते हैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लो, कहता है नहीं ठीक है, फिर कोई मसला हुआ तो मैं कहीं भाग नहीं रहा, आप दोबारा ला सकते हैं। तो दैट इज आल्सो अ बिहेवियर, वी फेल टू रीचेक work for errors after performing procedure. People in general have very little idea about their physical limitation. उनकी लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि उनकी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस है। वो ज़्यादा, फॉर एग्जांपल जैसे वो ज़्यादा हॉट एरियाज में नहीं जा सकते। ठीक है ना। रोटेटिंग पार्ट्स में उनको मतलब काम नहीं करना चाहिए, ये भी एक लिमिटेशन आती है। ठीक है ना। एक लिमिटेशन ये है कि वो ऐसे एरिया में काम नहीं कर सकते जहाँ पे मतलब शार्प एजेस हैं। तो काफ़ी सारी फिजिकल लिमिटेशंस हैं जो कि इनकाउंटर हो सकती हैं ड्यूरिंग द वर्क, बट लोगों को काफ़ी कम आइडिया होता है अबाउट देयर फिजिकल लिमिटेशंस। पीपल आर रिलेक्टेंट टू एडमिट एरर्स और मिस्टेक। हम जब गलती कर लेते हैं तो हम उसको एडमिट करने से हिचकिचाते हैं। ये हमारी आम तौर पे आदत है, गलती हो गई इसको तस्लीम करो, नहीं हम कोशिश करते हैं वो गलती किसी और पे डालें या उसको एक्सेप्ट ना करें। पीपल assume that an object is small enough to get hold and is light enough to pick up। हम ये अक्सर assume करते हैं कि छोटी चीज़ जो है वो स्मॉल इनफ है पकड़ने के लिए और लाइट भी होगी, बट दैट डिपेंड ऑन द पार्ट। ठीक है। पीपल आर रेदर रिलेक्टेंट टू एडमिट दैट दे do not see objects clearly, whether because of poor eyesight or inadequate illumination। अक्सर हम मेंटेनेंस के दौरान, हम मेंटेनेंस जब परफॉर्म करते हैं तो अक्सर हमें चीज़ें नज़र नहीं आती ड्यू टू पुअर लाइट या हमारी आई साइट के, तो हम उसको एडमिट करने से भी घबराते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते। ठीक है ना। या जिस तरह आप, एक बंदा आपको कहता है इस्लामी चीज़ को देखो और वहाँ पे आपको वो चीज़ सही तरीके से नज़र नहीं आती। ठीक है ना। तो अक्सर आप इस सोच में कि ये ना कहे कि मेरी नज़र कमज़ोर है, आप उसको घबराते हो, नहीं तस्लीम करते कि आप कहते हो हाँ ठीक है नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो मेंटेनेंस के काम को इफेक्ट करती हैं, दीज बिहेवियर्स। People usually expect that valves, handle and faucet means valve nozzle rotate counterclockwise for increasing the flow of liquid, steam or gas। कि अक्सर हम लोग ये बिलीव करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हैंडल हो या नोजल हो या वाल्व हो, उसे हम अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो फ्लो ऑफ लिक्विड या स्टीम या गैस है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। People can get easily distracted by a certain aspect of product feature। कुछ ऐसे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं जिससे लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपने मतलब अपने काम से इनहिराफ कर जाते हैं। हैं ऐसे फीचर्स। अब इसके बारे में कौन सी ऐसी एग्जांपल दी जाए कि वो अपने काम से
डिस्ट्रैक्ट हों सर्टन फीचर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसके दौरान जो है वो काफ़ी स्मेल आती हो उस प्रोसेस से, ठीक है ना, तो वो बंदा डिस्ट्रैक्ट कर जाता है आसानी से अपने काम से। इसी तरह कोई उसमें हाई डेंजर वर्क इन्वॉल्व हो तो उससे भी लोग जो है वो हथियार फेंक देते हैं अपने काम से, ठीक है ना। पीपल रिगार्ड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एज बीइंग सेफ, और वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो के आ जाते हैं, ठीक है ना, हम आम तौर पे उनको सेफ कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 20 पॉइंट्स थे ह्यूमन जनरल बिहेवियर के दैट यू मे इनकाउंटर इन योर डेली रूटीन लाइफ। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No, sir. अच्छा, ह्यूमन एरर्स in it may be, what is human error? It may be defined as the failure to perform a specified task, ठीक है ना, or performance of a forbidden action that can lead to disruption of scheduled operation as a result in damage to property and equipment, कि ऐसे काम जो कि आप परफॉर्म ना कर सकते हों, या आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस फॉरबिडन एक्शन परफॉर्म करें जिसकी वजह से आपका जो है वो ऑपरेशन जो है उसमें डिसरप्शन आ जाए और उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज हो और इक्विपमेंट को भी। छोटी छोटी सम ऑफ द काजेज ऑफ ह्यूमन एरर, कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं ह्यूमन एरर की? कि वो पुअर डिजाइन करे इक्विपमेंट की, ये भी एक एरर हो सकता है क्योंकि दैट इज आल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन। पुअर वर्क एनवायरनमेंट, कि आपने जो एनवायरनमेंट दिया हुआ है वो एक पुअर है जिसकी वजह से काफ़ी एरर्स आ सकते हैं। वो एरिया जो है वो एग्जॉस्टेड है, वो एरिया काफ़ी डेंजर जोन्स उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लोग डर डर के काम करते हैं। सो ड्यू टू दिस पुअर वर्क एनवायरनमेंट्स ह्यूमन आल्सो must या आप कह सकते हैं ह्यूमन may also have errors in their work. पुअर वर्क लेआउट, इसकी वजह से भी ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं। इनप्रॉपर वर्क टूल्स, आप प्रॉपर जो है जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं उसके अलावा आप दूसरे टूल्स यूज़ करें तो उसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, दैट इज आल्सो may lead to human errors. पुअर रिटर्न इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि सही तरीके से या सही स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो प्रोसीजर्स, तो उन ऐसे प्रोसीजर को भी फॉलो करने से एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। And this human error may be classified into 6 categories. They may be in during any of the 6 stages, that the design, assembly, inspection, installation, operation, and maintenance. In all these 6 categories, you may encounter human error, and that may be due to this above 6 causes of human errors that may encounter in these categories. Maintenance error occur due to incorrect repair or preventive actions. ठीक है ना, हमेशा मेंटेनेंस एरर्स कब आते हैं? जब आप इनकरेक्ट रिपेयर करते हैं या इनकरेक्ट प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल्स इसकी क्या है कि अगर आप इनकरेक्ट कैलिब्रेशन करें इक्विपमेंट की, तो जाहिर है आपने इनकरेक्ट कैलिब्रेशन की तो वो आपकी जितनी भी रीडिंग्स आपको दे रहा है वो करेक्ट नहीं है, तो एरर है उसमें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। या एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग ग्रीस एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स ऑफ इक्विपमेंट, कि आपने जहाँ पे ग्रीस देना है वहां पे आपने ग्रीस अप्लाई नहीं किया और किसी और जगह अप्लाई किया है, तो जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर आ सकता है और इक्विपमेंट अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर सकता, एंड दैट मे लीड टू एरर इन योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आपकी गलती की वजह से इक्विपमेंट में भी एरर आ गया, इक्विपमेंट में एरर की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हुई, तो ये सारा का सारा नुकसान जो है आपको उठाना पड़ा ड्यू टू ह्यूमन एरर। It is usually an accepted fact that occurrence of maintenance error increase as the equipment ages due to increase in maintenance frequency. जितनी मशीन की एज बढ़ती जाती है उसमें मेंटेनेंस एरर जो है वो बढ़ते जाते हैं वक्त के साथ साथ।
क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मेंटेनेंस एरर की? पुअर वर्कआउट, पुअर वर्क लेआउट, पुअर इक्विपमेंट डिजाइन, वही वही है, पुअर रिटर्न मेंटेनेंस प्रोसीजर, complex maintenance task, improper work tool, पुअर इन्वायरमेंट, फैटीग मेंटेनेंस पर्सनल, एक बंदा जो बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, बहुत ज़्यादा काम किया हो, तो उससे भी मेंटेनेंस एरर्स पर हो सकती हैं। आउटडेटेड मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल, वो जो मेंटेनेंस मैनुअल जो पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं, ठीक है ना, और नए आपके पास प्रोसीजर्स हैं लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी जो है वो मेंटेनेंस एरर्स आ सकती हैं। इनएडिक्वेट एंड ट्रेनिंग, तो ये कुछ रीजंस हैं मेंटेन जिसकी वजह से मेंटेनेंस एरर आ सकता है। आई थिंक ये 9 जो पॉइंट्स हैं इसमें किसी एक में अगर आपको डिफिकल्टी हो तो बताएं। बहुत आसान पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स को आप 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बाय योर ओन। कोई इशू नहीं है सर, इजी। ठीक है, इजी है, ओके। With respect to training and experience, a study of maintenance technician revealed that those who ranked high possessed characteristics such as, कुछ स्टडीज की गई हैं और इससे ये अखस नतीजा अखस किया गया है कि वो लोग जो जिनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो टेक्नीशियन, उनको हाई रैंक पे रखा गया। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक तो ये कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। द सेकंड इज हायर एप्टीट्यूड या हायर आप कह सकते हैं कि स्किल्स हैं, ठीक है ना। ग्रेटर इमोशनल स्टेबिलिटी, और एक ये है कि उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल एरिया में अपने आप को स्टेबल रखते हैं, अपने आप को हाजिर दिमाग रखते हैं और अपना काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। वो माइंड लॉस, उनका माइंड जो है उनका लॉस नहीं होता, वो स्टेबल, अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखते हैं और अपना काम जो है वो ध्यान से करते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी जो है वो रैंक हाईएस्ट रखते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक। फ्यूअर रिपोर्ट्स ऑफ फैटिग्स, इनमें एक खसूसियत ये है कि उनकी रिपोर्ट्स ऑफ फैटिग जो है वो काफ़ी कम होती है, मतलब वो अक्सर कम शिकायत करते हैं कि मैं थक गया हूँ, ठीक है ना। अक्सर लोग हम कहते हैं कि यार थक गए हूँ, थक गया हूँ, थक गया हूँ, रिपोर्ट करते हैं यार मैं आज ये काम नहीं कर सकता, मैं बहुत थका हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो कि सक्सेसफुल होते हैं उनकी फीवर रिपोर्ट्स ऑफ फैटिग्स होती हैं। ग्रेटर सेटिस्फेक्शन विद वर्क ग्रुप, वो अपने वर्क ग्रुप के साथ ग्रेटर सेटिस्फेक्शन के साथ काम करते हैं, चूँकि वो मेहनती होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कोई शिकायत नहीं होती, वो खुले दिल के साथ अपने को वर्कर्स के साथ काम करते हैं। एंड हाई मोरल, और उनका मोरल हाई होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं दैट इज पोजेस्ड बाय रैंक्ड हाईएस्ट, ठीक है ना, टेक्नीशियंस या वर्कर्स। तो ये ऐसे वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, और ये स्टडी से रिवील हुआ है कि इनकी ये खुसूसियात होती हैं एक सक्सेसफुल मेंटेनेंस टेक्नीशियन की, जो कि रैंक हाईएस्ट हो, तो उसकी ये। तो आप इसका एक क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि कौन कौन सी खुसूसियात हैं एक सक्सेसफुल टेक्नीशियन या एक मेंटेनेंस पर्सनल की जिसको आप हाईएस्ट रैंक करते हैं। सो दिस 6 बुलेट्स पॉइंट में अगर आपको याद हो तो इजीली आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। फर्दर मोर, correlation analysis indicated as a significant degree of positive correlation between task performed and factors such as year of experience, amount of time in career field, responsibility, handling ability, and morale. Now, correlation is the relationship between टू और मोर पैरामीटर्स, ठीक है, जिसमें आप एनालिसिस करते हो कि एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर पे क्या इफेक्ट है। सो ये हमें बताता है कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशंस, मींस कि एक की इम्प्रूवमेंट होती है तो दूसरा भी इम्प्रूव होता है। तो ये हमें बताता है कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन किस किस चीज़ के दरमियान में, टास्क परफॉर्म, जो आप टास्क परफॉर्म करते हैं, एंड फैक्टर, दो पैरामीटर्स के दरमियान आप, मतलब या दो से ज्यादा, तो एक वाई एक्सिस पे होगा, एक एक्स एक्सिस पे होगा। तो अगर आप टास्क परफॉर्मेंस को वाई एक्सिस पे लेते हैं तो आप चेक करते हैं कि अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा हो तो आप जाहिर है उससे टास्क परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ टाइम इन कैरियर फील्ड ज्यादा होगा तो आपका टास्क परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग पीरियड ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बताता है कि अगर इनके ज्यादा होने से टास्क परफॉर्मेंस और इनके दरमियान
एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। ऑन अदर हैंड a significant degree of negative correlation were discovered between task performed and anxiety level and fatigue symptoms. जितना anxiety level आपका ज्यादा और fatigue ज्यादा होगा उतना आप task performance कम परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कोई कोरिलेशन था। Now another topic, guideline for reducing human error. Over the year, guidelines have been developed to reduce human error in maintenance. This section presents guidelines to reduce human error in airline maintenance. आप इसको अदर डिपार्ट एरियाज में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये गाइडलाइंस किन 10 एरियाज को कवर करती हैं जिससे आप ह्यूमन एरर्स को कम कर सकते हैं। प्रोसीजर्स हैं, ठीक है ना, कि आप अपनी प्रोसीजर को बेटर करें, इससे ह्यूमन एरर्स जो है वो कम आ सकते हैं। ह्यूमन रिस्क एरर रिस्क मैनेजमेंट, आपके ह्यूमन रिस्क को किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको आप इस तरह डिज़ाइन करें कि उस ह्यूमन एरर भी कम हो और उसके साथ साथ उसके रिस्क पे भी काफ़ी कम असर पड़े, ठीक है ना, उसका रिस्क काफ़ी डेंजरस ना हो। टूल एंड इक्विपमेंट्स अगर लेटेस्ट आप उसको यूज़ करें या उसकी वक्त पे आप कैलिब्रेशन करें तो भी वो एरर्स को कम कर सकता है। ट्रेनिंग है, डिज़ाइन हो गया, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, शिफ्ट हैंड ओवर, टोइंग एयरक्राफ्ट एंड मेंटेनेंस इंसिडेंट फीडबैक। शिफ्ट हैंड ओवर से मुराद ये है कि आपकी एक शिफ्ट ख़त्म होती है और दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है, तो उस दौरान अगर कोई मेंटेनेंस कोई इश्यूज हैं तो वो आप बाकायदा उनको उनके साथ शेयर करें, बताएं, ताकि कहीं कोई इंफॉर्मेशन ना रह जाए जिसकी वजह से एरर्स ना हो, ठीक है ना। टोइंग एयरक्राफ्ट का इसमें जिक्र है, जिसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट की मूवमेंट हो गई, ठीक है ना, उसमें लेट से आपका लैंडिंग गियर है, उसको वक्त पे उसके मूविंग जितने भी पार्ट्स हैं उसको चेक करना कि ऑपरेशन के दौरान ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और मेंटेनेंस इंसिडेंट फीडबैक, कि जब वो मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फीडबैक को पढ़ना कि क्या फीडबैक उन्होंने दिया है, कि क्यों ये हुआ और आइंदा आप क्या प्रोसीजर अपनाएं कि इस तरह के जो है वो मेंटेनेंस वर्क दोबारा क्रिएट ना हो। Procedure are covered by following 4 guidelines. Ensure as much as possible that standard work practice are followed all cross maintenance operation. जो standard work practices है उसको follow करें। The second one is periodically review, document maintenance procedure and practice to ensure they are all accessible, realistic and consistent. वक्तन फवक्तन उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करें और मेंटेनेंस प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस को भी पीरियाडिकली एग्जाम करें वर्क प्रैक्टिसेस को, कि आपका जो चक्कर लगाते जाएं, आप देखते जाएं कि कुछ अरसे बाद कि आपके जो वर्कर्स हैं या मेंटेनेंस पर्सनल्स हैं वो अपने काम को स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। आया कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि प्रोसीजर से हट के तो नहीं है, अगर हट के हैं तो उसको आप फोर्स करें कि नहीं जी। अक्सर होते हैं हमारे लोग वो प्रोसीजर को नहीं करते, वो कहते बस मैं खुद एक एक्सपीरियंस जजान लपला रहे माँ बस मुझे ना छेड़ो, मैं अपना काम बेहतर तरीके से जानता हूँ। तो अक्सर आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, यार ये इस तरह नहीं इस तरह करो, तो वो फिर भी आपको रिलेक्टेंस वो करते हैं कि नहीं यार छोड़ो, मैं बस मेरे काम में काम ना दखल अंदाजी ना हो। So you have to periodically examine work practices to ensure that they do not differ significantly from formal procedure. Evaluate the ability of checklist to assist maintenance person in performing routine operations such as preparing an aircraft, trawling, activating hydraulic. अच्छा चेकलिस्ट रखें कि मेंटेनेंस पर्सनल के और उसको एवेलुएट करें, देखें कि वो चेकलिस्ट रखें कि इसने ये अगर वो कोई एक काम करता है, ठीक है, तो वो चेकलिस्ट में उसको ओके करे कि हाँ ये काम मैंने किया है, ठीक है, और आप उसको फिर इवेलुएट करें बाय चेकिंग हिज चेकलिस्ट कि उसने वो काम किया है कि नहीं किया। Human error risk management. There are 3 guidelines concerning human error risk मैनेजमेंट,
कि जो ह्यूमन एरर की वजह से जो रिस्क आता है उसको आप किस तरह मैनेज करते हो। उसके लिए हमारे पास 3 गाइडलाइंस है। द फर्स्ट वन इज carefully consider the need to disturb normal operating system to perform non-essential periodic maintenance inspection as there is a risk of maintenance occurrence associated with disturbance। कह रहा है कि जो नॉर्मली रूटीन में ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब ना करें। अपनी एक मतलब एक कोई नॉन एसेंशियल पीरियडिक मेंटेनेंस हो रही है, एक इंस्पेक्शन हो रही है और आपका सिस्टम नॉर्मली चल रहा है, तो उसके लिए अपने आप सिस्टम को, अगर वो नॉर्मली ठीक चल रहा है तो उसके लिए अपने नॉर्मल सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हो सकता है आप उसको डिस्टर्ब करें तो उसके दरमियान कोई आपकी जो इंस्पेक्शन या कोई चेकिंग के दौरान कोई आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर लें जिससे उसमें डिस्टरबेंस आ जाए और वो अपना एग्जिस्टिंग ऑपरेशन भी छोड़ दें। तो इसलिए वो कहता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डिस्टर्ब ना करें फॉर परफॉर्मिंग नॉन एसेंशियल पीरियडिक मेंटेनेंस। द सेकंड थिंग इज फॉर्मली रिव्यू द एडिक्वेंसी ऑफ डिफेंसेस सच एज इंजन। अच्छा, जो मेजर आपके सिस्टम में जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको रिव्यू करें। जैसे इंजन रन हो गया, डिज़ाइन इनटू सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग मेंटेनेंस एरर, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप जो है वो अपने सिस्टम में मेजर जो चीज़ें हैं उसको आप रिव्यू करें फॉर डिटेक्टिंग द मेंटेनेंस एरर। Avoid as much as possible the simultaneous performance of safe maintenance tasks on similar redundant systems। अच्छा, आपके पास रिडंडेंट सिस्टम है। रिडंडेंट सिस्टम का आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि वो सिस्टम जो कि आपके बैकअप में पड़ा होता है, ठीक है ना, और ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम जो है आप उसको ब्रेक डाउन के दौरान आपका एक सिस्टम फेल हो गया तो आपका वही रिडंडेंट, एक आपने अलग रिडंडेंट सिस्टम लिखा हुआ है, तो आप प्रोडक्शन जो है वो उस पर ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है ना, और वो वक्त ज़रूरत के वक्त काम आता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो आप मेंटेनेंस के काम हैं वो रिडंडेंट सिस्टम पे एक ही साथ ना शुरू करें। मतलब कि आपका नॉर्मल जो सिस्टम चल रहा है उसमें भी आप मेंटेनेंस करें और रिडंडेंट पे नहीं। अगर आप दोनों पे शुरू करेंगे फिर तो आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये नीचे आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लें, ये यही चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर एसोसिएट विद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या गाइडलाइन लेनी चाहिए। कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर मेंटेनेंस प्रोफेशनल्स पर्सन इंटरेक्टिंग विद मेंटेनेंस प्रोफेशन। अपने जो स्टाफ है रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना, और दूसरे जो है उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करे एक दूसरे के साथ। डू नॉट रिस्ट्रेंट देम फ्रॉम ईच अदर। ऑफर पीरियडिक रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अच्छा, कुछ टाइम के बाद उनको एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते जाएं दोबारा, ताकि उनको चीज़ें दोबारा रिफ्रेश हो उनके माइंड में, ठीक है ना। इससे भी ह्यूमन एरर जो है वो कम होता है। 2 इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन concerning designs are: the first one, ensure the manufacturer give proper attention to maintenance of human factor during design process। एक ये है कि अगर जो बंदा चीज डिजाइन कर रहा है, जो पार्ट डिजाइन कर रहा है, जो प्लांट डिजाइन कर रहा है, तो उसको अटेंशन देनी चाहिए ह्यूमन फैक्टर्स की ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस। ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ये आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको उसी वक्त की डिजाइन में जो है उन फैक्टर्स को हैंडल करना चाहिए ताकि ह्यूमन जो है उसमें ह्यूमन रिलेटेड कोई एरर का चांस ना हो। एक्टिवली सीक इंफॉर्मेशन ऑन एरर अकर ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज फॉर इनपुट इन द डिजाइन। और जो आप लेट से आपने एक पार्ट बना लिया है, जाहिर है चीज़ें बनती हैं उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट होती है, और इम्प्रूवमेंट डिज़ाइन में भी होती है और काफ़ी चीज़ें उसमें नोट की जाती हैं और फर्दर फिर डिज़ाइन को इम्प्रूव किया जाता है। तो आप एक्टिवली इन्फॉर्म हो, जो एरर मेंटेनेंस के दौरान आते जाएं वो आपके पास एक किस्म का डेटा आ जाएगा, और उस डेटा को हम कहेंगे दैट दिस डेटा इज इनपुट इन डिज़ाइन फेज। आपके पास वो इनपुट डेटा आ गया कि ये मसले आए, now then according to that data you will change the design accordingly।
A guideline in the area of supervision is to recognize the supervision and management needs to be strengthened, particularly in final hours of shift and occurrence of error become. अच्छा, ये कहता है कि जो शिफ्ट खत्म होने का टाइम आता है, ठीक है ना, तो उस वक्त एरर के चांसेस भी हो सकते हैं. देयर में बी अ प्रोबेबिलिटी दैट उस वक्त कोई एरर आ जाए या उस वक्त कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो, ठीक है ना. तो ये कहता है कि सुपरविजन जो कर रहे हो और जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट है जो कि काम कर रही है और वो दैट मे इनकाउंटर एनी एरर और प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो उसके दरमियान एक स्ट्रेंथन वो होने चाहिए, क्या कहते हैं, मजबूत ताल्लुक होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो शिफ्ट चेंज हो रही हो, नई शिफ्ट आए, लेट से शिफ्ट काम कर रही है और सुपरविजन, ठीक है ना, वो रिपोर्ट करती है सुपरविजन जो सुपरवाइज कर रहा है कि इसमें ये मसला है. अब शिफ्ट तो चेंज हो गई, ठीक है ना, तो जाहिर उसने सुपरवाइजर को या उसको बताया कि ये है, तो जब नेक्स्ट शिफ्ट आती है तो वो सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इंस्ट्रक्ट करे कि यार ये मसला आया था, सबसे पहले इस एरर्स को या इस मसले को ठीक करना है, एंड देन वी विल परफॉर्म आवर रूटीन वर्क. सो उनके दरमियान एक स्ट्रेंथन रिलेशनशिप होनी चाहिए. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. एक 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, मैंने थोड़ा पानी पीना है यार. सुबह सेकंड सेमेस्टर के साथ भी क्लास ली थी तो गला काफ़ी खुश्क हो गया मेरा, ठीक है ना. एक 2 मिनट मुझे दें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. Okay, sir. ओके, शुड वी मूव फर्दर? कुछ स्लाइड्स रह गई हैं. Yes, sir. अच्छा, ये वही चीज है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, लेकिन बहरहाल पढ़ लेते हैं इसको. In area of communication, ensure that satisfactory systems are in place to disseminate important information for all maintenance staff, so that changing procedure or repeated error are considered in an effective manner. Shift handover can be effective in maintenance error. One particular guideline concerning ensuring the adequacy of shift handover practice by carefully considering the documentation and communication so that incomplete tasks are transferred correctly across the shift. In area of towing aircraft or other equipment, reviewing the procedure and equipment used for towing to and from maintenance facility. Maintenance incident feedback is covered by following guidelines. ये ऊपर वाले पैराग्राफ की समझ आई? शिफ्ट ओवर कम्युनिकेशन के वही चीज है कि आपके जो स्टाफ मेंटेनेंस स्टाफ है उसके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए, ताकि कहीं पे भी मेंटेनेंस एरर हो तो वो प्रॉपर, अगर शिफ्ट भी चेंज हो तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए, ताकि उस एरर की वजह से फर्दर जो है वो सिस्टम डिस्टर्ब ना हो. मेंटेनेंस इंसिडेंट फीडबैक जो है वो कवर होते हैं इस गाइडलाइन से. इंश्योर मैनेजमेंट रिसीव रेगुलर एंड स्ट्रक्चर फीडबैक ऑन मेंटेनेंस इंसिडेंट विद पर्टिकुलर कंसिडरेशन टू अंडरलाइंग कंडीशन और लेटेंट फेलियर दैट प्रमोट सच इंसिडेंट्स. बाकायदा आपके पास रेगुलर फीडबैक आए मेंटेनेंस इंसिडेंट्स के बारे में कि ये मसले आए और ये मेंटेनेंस और एक्शंस परफॉर्म की गई, ठीक है ना, और उसके साथ ये भी
कंसिडरेशन, पर्टिकुलर कंसिडरेशन होनी चाहिए कि ये फेलियर्स ऐसे ना हो कि इससे बार बार जो है वो इंसिडेंट्स प्रोमोट हो या बार बार वो फेलियर्स हो, ठीक है ना। इंश्योर द इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल रिसीव रेगुलर फीडबैक ऑन रिकरिंग मेंटेनेंस इंसिडेंट सो दैट इफेक्टिव करेक्टेड मेंटेनेंस फॉर दिस प्रोग्राम। अच्छा, ये भी इंश्योर करें कि जो आपका जो रेगुलर फीडबैक आ रहा है एक बार बार एक रिकरिंग मेंटेनेंस इंसिडेंट पे, वो बार बार आप करें, तो उस फीडबैक से आप उस फीडबैक का मकसद ये कि बार बार ये इंसिडेंट या प्रॉब्लम हो रहा है, सो आपने क्या इफेक्टिव करेक्टिव मेजरमेंट लेना है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एचएमसी में उन्होंने कन्वेयर बेल्ट के लिए जिस तरह साइकिल में छोटे छोटे चेन्स होते हैं ना, चेन्स आपने देखे होंगे, ये दो चेन्स आपस में मिलते हैं, ये चश्मे नुमा एक चीज होती है, दो मतलब चेन्स के पार्ट्स होते हैं जिसमें एक पिन फिर इन होती है, फिर वो दो चेन्स आपस में नजदीक होती है, फिर उसके दरमियान एक पिन होती है, ठीक है ना। तो इस तरह कन्वेयर्स जो है, जो ऑटोमेटिक कन्वेयर्स हैं, उनमें ये चेन्स यूज होती हैं, तो इस ये बार बार टूट जाते थे, इनकी कास्टिंग कास्टिंग से बनाते थे ना, ये बार बार टूट जाते थे, तो बार बार उसको मेंटेनेंस, उस सिस्टम को रोकना और बार बार उसकी मेंटेनेंस करना। तो फिर आखिर में इन्होंने कहा कि ये उसकी वजह ढूंढी जाए, क्यों टूट रहा है, मटेरियल में मसला है, डिज़ाइन में मसला है, क्या है। तो मटेरियल तो उन्होंने फिर सबसे पहले डिज़ाइन को देखा, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि सॉफ्टवेयर था उनके पास सॉलिड कास्ट, उसमें उस पार्ट को बनाया और उसकी कॉस्टिंग टेक्निक की कि इसमें कौन इसका गेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उससे उसने कास्ट करके देखा कि इसमें मसला क्या आ रहा है, तो वो चेक किया, तो जो उनका प्रॉपर अपना जो उन्होंने गेटिंग सिस्टम बनाया था उसकी वजह से उसमें एक इनर डिफेक्ट आ रहा था, जो डिफेक्ट फिर आगे फर्दर ऑपरेशन के दौरान प्रोपिगेट होता था और वो उससे क्रैक्स और वो फेलियर होता था वो सिस्टम। फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑप्टिमाइज किया उसको और फिर उसको कास्ट करके बनाया, तो फिर वो जो है वो फेलियर फिर नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो इससे ये है कि आपके पास जो फेलियर्स आती हैं या मेंटेनेंस आप करते हो उससे फीडबैक लेते हो, तो उसको फिर आपने देखना है कि अगर ये बार बार हो रहा है तो उसके लिए फिर आपने करेक्टिव, ये नहीं कि बस आप इस पर बैठ जाए कि बस टूट जाएगा तो फिर रिपेयर कर देंगे, नहीं, बार बार ये सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, तो इससे बेहतर ये कि आप उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढें। नाउ टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, the commonly identified typical include raw material inventory। इन्वेंट्री आपको पता है इन्वेंट्री किसे कहते हैं एनीवन? यस सर। किसे कहते हैं? सर जिसमें फिनिश प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल और ये टूल्स जो पड़े होते हैं, मेंटेनेंस और रिपेयर टूल्स, और जो मतलब एक स्टोर जो टाइप सा। आपके स्टोर में पड़े होते हैं, जो आपके जी सर। स्टोर में एक सफिशिएंट अमाउंट में पड़े होते हैं, ठीक है ना। या वो आप डिपेंड करता है कि वो आप मार्केट ट्रांसपोर्टेशन के लिए मार्केट में भेज रहे हो, आप अपने मेंटेनेंस के लिए रखे हुए हैं, या आपने अपने इंडस्ट्री में जो है वो स्पेयर एक्स्ट्रा पार्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी इन्वेंट्री में आती हैं। द कॉमन एंड ये सारी हैं जो एक एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वो आइटम्स हैं दैट आर परचेज फ्रॉम सप्लायर फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसे आपने फर्दर यूज करना है और प्रोडक्शन कर प्रोसेसेस परफॉर्म करके कोई फाइनल आउटपुट या शेप बनानी है, ठीक है ना। दिस इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जो आपके स्टोर में अवेलेबल होती है रॉ इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड इन्वेंट्री, इट इज कंसर्न विद फिनिश प्रोडक्ट आइटम नॉट येट डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। आप अपना प्रोडक्ट बनाते जाते हो फाइनल प्रोडक्ट, और आप उसको स्टोर करते जाते हो, दैट इज फिनिश गुड इन्वेंट्री। यू हैव नॉट येट डिलीवर इट टू द कस्टमर बट यू आर स्टोरिंग इट इन यूर ओन इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो जब एक आपके गोदाम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिनिश मटेरियल जमा हो जाता है, देन सप्लाई अक्सर जो है वो गोदामों में स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। जब रेट्स बढ़ती हैं तो फिर वो जो है वो सप्लाई शुरू कर देते हैं। सप्लाई इन्वेंट्री ये वो है कि जब आप सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड
फिनिश गुड। ये जो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स हैं, इसको जब आप सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जो आपने सप्लाई के लिए रखी होती हैं, दैट इज सप्लाई इन्वेंट्री। ठीक है, इट इज कंसर्न विद पार्ट मटेरियल यूज्ड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। यूजुअली दीस आइटम्स आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ये आप कह सकते हैं सिमिल पार्शली फिनिश आइटम है, ठीक है ना, जैसे कंपोनेंट हो गए, पार्ट्स या सब असम्बली, जो कि आगे फर्दर किसी वर्क इन प्रोसेस में या किसी प्रोडक्शन सिस्टम में जाके यूज होगा। ठीक है ना, सो दैट टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री, इट इज कंसर्न विद आइटम बीइंग शिप्ड फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जो माल है, जो प्रोडक्ट है, वो आप सप्लायर से कस्टमर तक को पहुंचाते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री। इसमें देखिए कुछ आपके फिनिश गुड इन्वेंट्री होंगी, कुछ आप सप्लाई करना चाह रहे होंगे और कुछ आप ट्रांसपोर्टेशन के। जरूरी नहीं है कि जितना आपके पास आ रहा है और आप उसको सप्लाई करते जाए, नहीं, आप अपने इन्वेंट्री को भी बहाल रखते हैं। आप जो है अपने मार्केट को सर्वे करते हैं और मार्केट के मुताबिक आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई करते हैं, रेस्ट आपके इन्वेंट्री में वो चीज़ें पड़ी होती हैं और बवक्त ज़रूरत आप उसको फिर सप्लाई करते हैं। द रिप्लेसमेंट पार्ट इन्वेंट्री, इट इज़ कंसर्न विद मेंटेनिंग आइटम। ये वो इन्वेंट्री है जो कि आपके पार्ट्स कहीं ख़राब हो जाए, टूट जाएं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो है वो आप जो अपनी इन्वेंट्री में पार्ट रखे होते हैं, दैट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट पार्ट इन्वेंट्री। It is concerned with maintaining items for replacement or any other item in the company or customer recruitment system as they wear out. Inventory management. Maintenance management personnel make decision on basic areas such as listed below with respect to inventory. Number one, item material to be stored. Decision require consideration of factors such as ability of the vendor to supply at the moment of need, cost, and degree of deterioration in storage. कि डिसीशन कब वो लेता है वेंडर? वेंडर की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये डिसीशन ले कि किस मूवमेंट पे मटेरियल की नीड है, उसकी कॉस्ट इस वक्त क्या है, और वो स्टोर में पड़े पड़े ख़राब तो नहीं हो रही। ठीक है ना। द सेकेंड वन इज आइटम ऑफ अमाउंट ऑफ आइटम मटेरियल टू बी स्टोर। कितना मटेरियल उसको स्टोर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मटेरियल जो है वो पीक सीजन है और उसने जो है मटेरियल या आइटम जो है वो स्टोर ही नहीं किए हुए उस वक्त, तो पीक सीजन में डिमांड ज़्यादा है और वो अपनी प्रोडक्शन उसी तरीके से नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो ये भी जो है वो एक बैड डिसीजन होगा अगर वो अपने जो है डिग्री ऑफ यूजेज को मद्देनज़र रखते ना और लीड टाइम को मद्देनज़र रखते वो अपने अमाउंट्स ऑफ आइटम या मटेरियल को स्टोर ना करे। ठीक है ना। Item material supplier. Decision on supplier of items materials are made by considering factors such as price, delivery, quality and services. अच्छा, इस पे डिसीजन करना कि कब उसकी प्राइस क्या है, डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है, सर्विस, ये जो है वो सप्लायर्स आइटम पे डिसीजन करना। ठीक है ना। वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। प्राइस पे, अगर प्राइस ज्यादा है, ठीक है ना, और वो आपको पे कर रहे हैं, सो यू कैन इजीली सप्लाई दैट। लेकिन अगर आपके पास आइटम्स या मटेरियल पड़ा हुआ है लेकिन उसकी फर्दर अचानक प्राइसेस कम हो गई हैं, आपको तो वो महंगी पड़ी लेकिन अब आप मार्केट में सस्ती हैं, सो आप इस तरह नहीं करते कि आप बस मार्केट में इसको बेचने लगते हैं। ये सप्लायर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। डिलीवरी पे भी डिपेंड करता है, क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, सर्विसेज वगैरह। Lowest supply level. Decision on lowest level of supplies, in particular the major store item, are made by considering factors such as purchasing historical record and projected needs. कि जो historical record और जो needs हैं, जो further जो आगे प्रोजेक्ट हो रही है, उस बेस पे आप जो है lowest level of supply करें। ठीक है ना। ये इस पे डिपेंड करती है। हाईएस्ट सप्लाई लेवल, किस वक्त आप हाईएस्ट लेवल सप्लाई करते हैं। अ टाइम टू टाइम सप्लाई यूजेज रेट ड्रॉप,
The decision on highest supply are made by keeping in mind factors such as past ordering experience and peak vacation period. आप हाईएस्ट सप्लाई कब करते हैं, एक इस पे डिपेंड करता है कि आपका ओल्डर एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है ना, कि आपने पिछले वक्त सप्लाई कितनी की थी, या अगर एक पीक वेकेशन पीरियड है जिसमें आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त फिर हाईएस्ट सप्लाई आप करते हैं। ये ना हो कि आप डिमांड है नहीं और आप जो है वो उसको मार्केट में अवेलेबल कर दें, लेकिन जिस वक्त पीक पीरियड है उस वक्त आपके पास इन्वेंट्री में कुछ ना हो, ठीक है ना। तो टाइम टू बाय एंड पे, किस वक्त चीज़ें खरीदनी है और पे करनी है, ठीक है ना। इस ये किस पे डिपेंड करता है, सच डिसीजन आर मेड बाय कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज वेंडर अनाउंसमेंट अबाउट स्पेशल डिस्काउंट, ऐसे टाइम जहाँ पे आप डिस्काउंट हो तो उस वक्त आप बाई करें, पास्ट परचेजिंग रिकॉर्ड देखें, और स्टोर विड्रॉल्स एंड इक्विपमेंट रिपेयर हिस्ट्री, ठीक है ना। इस पे आप ऐसे मौके देखें जिसमें आपको एडवांटेज हो, डिस्काउंट्स हो, अपने पास्ट रिकॉर्ड को देखें कि कोई इस तरह आपको बेनिफिट दिया गया हो, ठीक है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए आप चीज़ें खरीदें और पे करें। प्लेस टू कीप आइटम मटेरियल, allocation control allocation control is crucial to productive maintenance department. Decision concerning the stores of item are made by keeping in mind that they can effectively retrieve। अच्छा, कहाँ पे चीज़ों को रखे स्टोर किया जाए, ऐसी जगह पे आप चीज़ों को रखें या स्टोर करें कि वो इजीली आप फिर ऐसा ना हो कि आपने चीज़ें स्टोर की हों और कुछ चीज़ें ऐसी जगह पे रखी हुई हैं जो कि छुप गई हैं और आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ें पड़ी, वो पड़ी पड़ी। अक्सर होता ही है कि हम घरों में चीज़ें रख देते हैं और हम चीज़ें भूल जाते हैं, फिर वक्त ज़रूरत वो नहीं मिलती तो हमें दोबारा ख़रीदनी पड़ती हैं। तो ये भी कहते हैं कि अपनी चीज़ों को ऐसी जगह पे स्टोर करके रखें सो दैट कैन इजीली रिट्रीव। Past experience indicate that physical location for each item is the best। एक सिंगल, हर एक चीज के लिए एक सिंगल लोकेशन, और ये ना हो कि सारी चीजें आप इकट्ठी एक ही जगह पे रखें, नहीं, हर एक चीज के लिए अपनी एक सिंगल फिजिकल लोकेशन हो और जहां से वो आप उसको इजीली रिट्रीव कर सकें। Appropriate price to pay, pricing is of continuous concern and decision concern is it are primarily governed by perceived not actual supply and demand। देखें कि किस वक्त जो है वो प्राइस अप्रोप्रिएट है, उस वक्त टाइम पे करें, ठीक है ना। और ये ना हो कि डिमांड और सप्लाई के वक्त जो है वो आप पे डिमांड और सप्लाई, डिमांड ज़्यादा हो और आपके पास मटेरियल ना हो, और फिर आप मटेरियल जो है वो हाई प्राइसेस पे ख़रीदें, ठीक है ना, तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। टाइप ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद मॉडल्स। होल्डिंग कास्ट वो कास्ट है जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास रखने के लिए, या आपने उसको होल्ड किया, उस पर आपके खर्च आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी है, चीज़ें वगैरह है, तो उसके लिए आपको बिल्डिंग या एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी जहाँ पे आप उसको होल्ड कर सकें, ठीक है ना, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। उसके लिए आपने चौकीदार रखा हुआ है, उस ये एक होल्डिंग कॉस्ट है। तो इस तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। दिस इज एसोसिएटेड with holding or carrying inventory over time। It also includes elements such as cost of insurance, extra staffing, interest payment वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये पैराग्राफ आप पढ़ लें तो कोई मुश्किल नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज एसोसिएटेड विद ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्लरिकल सपोर्ट, फॉर्म्स, सप्लाई। वो कॉस्ट जो आप ऑर्डर करने पे होते हैं, उसके लिए आपके पास फॉर्म्स, ऑर्डर्स के लिए फॉर्म्स चाहिए, आपने वाउचर्स बनाए होते हैं, प्रिंट की होती हैं, तो ज़ाहिर है उस पर आप ऑर्डर सारी की सारी, उसके लिए आपने क्लरिकल स्टाफ रखा, उसकी सपोर्ट, तो सारी ऑर्डर कॉस्ट में जाती है। सेटअप कास्ट वो कास्ट है जो कि आप किसी भी एक इक्विपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को सेट करने के लिए लगाते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई, उसके अंदर आप जितनी भी मशीनें हो गई, उसको चलाने के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेटअप कॉस्ट में आती हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, एनी sir. क्वेश्चन? No, sir. ओके,
So this was all about today's lecture. कोई और क्वेश्चन बचे? अच्छा, एक चीज याद रखें, लेटेस्ट अभी मीटिंग्स जी। हेलो जी सर बोलिए। जी, आप बोले, आप कुछ पूछ रहे थे। सर मैं लेक्चर्स का पूछ रहा था कि 15 लेक्चर्स है टोटल। 15 है, हाँ जी। ओके सर। और वो पिछला 11 नंबर लेक्चर, उसकी लिंक मैंने शेयर कर दी रिकॉर्डिंग की, वो आप लोग खुद देख लें, सही है ना? ओके सर। जो मिस हुआ था। रेस्ट आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने और कोलीग्स को भी बता दें कि आप लोग का एग्जाम जो है ना, एकेडमिक कैलेंडर में कुछ चेंजेस की गई है मीटिंग्स में। और वो चेंजेस का मकसद ये है कि आप लोग के लिए समर सेमेस्टर अरेंज कर रहे हैं ना, ठीक है ना? तो ये याद रखें कि इंफॉर्मेशन आपके साथ में एक हो, चेयरमैन साहब की परमिशन के बाद मैं शेयर भी कर दूंगा। लेकिन आप याद रखें कि आप लोग के एग्जाम जो है, वाइवा सब कुछ 14 अगस्त तक खत्म हो जाने चाहिए होंगे। जो नए एकेडमिक कैलेंडर जो शेयर भी होगा आप लोगों के साथ, उसके मुताबिक आप लोग के वाइवाज और सब चीजें जो हैं वो 14 अगस्त तक खत्म हो जाएंगी। तो आपका सितंबर से फिर जो है वो समर सेमेस्टर चलेगा, सितंबर और अक्टूबर। सर ये सब ओके कुछ सर। ऑनलाइन जी ऑनलाइन होंगे सर? नहीं, ऑनलाइन आप इस तरह करोगे कि बाहर शेरपा अस्पताल के सामने रोड पे आप बैठ के और आपसे एग्जाम देगा, ऑनलाइन ही होगा ना यार। सही है सर, सही। हाँ। और ये याद रखें कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वीक्स मीक्स कुछ नहीं है, आपको जस्ट ये है कि चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको उसी तरह पेपर के दौरान एक दिन छुट्टी होगी, मतलब वो वही जो मिड टर्म का स्केजुअल चला था। क्योंकि ओपन बुक पेपर है तो इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी से आप अपनी स्टार्ट कर लें, ठीक है ना, प्रिपरेशन। ओके सर। ये सारी चीजें ऑफिशियली आपसे ईमेल पे शेयर भी कर, आप सबको ईमेल भी कर दी जाएंगी। लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि गेट रेडी फॉर योर एग्जाम के 1 अगस्त जो ही ईद के बाद आपके मेरे ख्याल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एग्जाम्स और फिर वाइवास, ताकि आपका सेमेस्टर जो है वो 14 अगस्त तक ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा समर सेमेस्टर की इन्रोलमेंट के लिए, और सितंबर में आपका समर सेमेस्टर शुरू होगा। ओके सर, सही है। सर ये समर के लिए ओके जी। ऑनलाइन अप्लाई फिर नहीं, अगर वो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो फिर तो समर जो है वो फेस टू फेस यूनिवर्सिटी में ही होगा। और अगर यूनिवर्सिटी इसी तरह बंद रहती है तो फिर तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होगा। ओके लेकिन आई होप सो कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए सितंबर में। सर इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आएगा सर अप्लाई करने के लिए? यार आएगा ना यार, अल्लाह के बंदे, आप इस तरह बातें कर रहे हो जैसे आप पहली दफा समर, आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाती है, परफॉर्मा आपको सब चीजें अवेलेबल होंगी और आप करेंगे। इस तरह तो नहीं है ना कि आप पहली दफा कर रहे हो, आप सब चीजें अवेलेबल होंगी ना। यस सर। ओके, कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं ऑफ करता हूँ लेक्चर। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सो अल्लाह मच, हाफिज सर। टेक अल्लाह हाफिज केयर, सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।